जैन साथियों, देखिए आपका बीपीएससी कैरी 4 और 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आपका बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक जो है आपका घटना चक्र उसे हम सोल्व कराने का फैसला किए हैं। ये आपके एग्जाम तक आपके सभी चैप्टर वाइज आपको सोल्व करवा दिया जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। और आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में आपका बीपीएससी अपना खुद का क्वेश्चन 30 से 40% आपका रिपीट करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत जरूरी है। आप उस पर कंटेस्ट कीजिए जिससे आपके एग्जाम में आपका नंबर मार्क्स बढ़ सके, क्योंकि जब क्वेश्चन सेम आपका पूछा हुआ आता है उसमें आपको जब नहीं बनता है तो तभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स बना लेते हैं। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाना आपका बहुत जरूरी है। तो आपका ये क्लास अभी चांदनी मैम करवा रहे हैं, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए, आगे हम भी आपको कंटिन्यू करेंगे। तो मैम बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं एक्सपीरियंस के साथ, तो आप इस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। चलिए देखते हैं इस क्लास को। हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए जो है इसकी शांति प्रिय जो है निधन में इसका सहायक बनूं। यह जो है किसने लिखा, यह किसने लिखा था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बीपीएससी में, तो ये रिपीट करता ही है। समझ लीजिए कि टीआरई में आपका बहुत बार रिपीट किया है, पीआरटी में खासकर, या फिर आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट में बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। किसने? तो लॉर्ड कर्जन ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अंग्रेज जो है शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इनकी जो है पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। अंग्रेज क्या समझते थे कि कांग्रेस को जो है बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं था। बात करते हैं तो इस नीति के सबसे बड़े जो है प्रवक्ता की बात करते हैं तो कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। 1900 की बात है, वर्ष 1900 में लॉर्ड कर्जन ने बात करते हैं तो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा। किसे लिखा? ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए इसकी शांति प्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। तो किसको लिखा था? तो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को ये लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। और बात करते हैं 1903 में जो है उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूँ यह मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को जो है नपुंसक बना दो। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से बात करते हैं तो मिलने से इनकार कर दिया था। तो देखिए इन्होंने दो लोगों से कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोला था, तो ध्यान रखिएगा। एक लोगों से क्या बोला था इन्होंने 1903 में, इन्होंने किससे बोला था? तो मद्रास के गवर्नर को लिखा था, ठीक है। और बात करते हैं 1900 की, तो 1900 में इन्होंने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा था। तो दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा है। जैसे ही कांग्रेस की ऐसी बातें आई तो आप जो है अगर ऑप्शन में लॉर्ड कर्जन दिया है तो आप उसको टिक करिएगा। और ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट करता है, इतना बार रिपीट कर चुका है हर एक एग्जाम में, और बिहार के एग्जाम में तो काफी रिपीट किया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से जो है किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई, यानी कि उपाधियां जो है देना प्रारंभ किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा आपका ये कब उपाधियां आपको देना प्रारंभ की गई, तो एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा। ये जो है 1859 से जो है आपका 1860 के बीच में उपाधियां देना प्रारंभ की गई। तो उस समय जो है आपके कौन थे वायसराय भारत के? तो उस समय भारत के वायसराय जो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखिएगा कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन में कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आप जो है ऑप्शन नंबर ई को टिक करिएगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज की सहायता करने वाले देसी शासकों जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां जैसे खिलियत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि की सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। किसे? तो देखिए यहाँ पे आपका 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था तो अंग्रेजों की सहायता करने वाले जो देसी शासक और जमींदार थे उनको जो है विश्वास पात्र बनाने के लिए उनको उपाधियां देने जाने लगी। बात करते हैं तो इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर, तथा मुसलमानों को जो है मुस्लिमों को देने वाली एवं पारसियों को देने वाली उपाधि कौन थी?
आपकी थी तो खान बहादुर। तो मुस्लिम और आपका पारसी को उपाधि दिया जाता था खान बहादुर का, और हिंदुओं को कौन सा दिया जाता था तो राय बहादुर का। तो देखिए 1859 एवं 60 में से जो है इन उपाधियों को दिए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो 1960 बात करते हैं, 1859 और 1860 के समय जो है भारत का वायसराय कौन था, 1857 की बात लेते थे तो आपका लॉर्ड कैनी। तो इसे ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में कहीं पे नहीं था, ठीक है, तो आप इसको टिक कर सकते थे। तो आपको जब पता रहेगा कि इस समय जो है 1857 के समय वायसराय कौन था, तभी आप इस क्वेश्चन को जो है टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का जो है पदभार ग्रहण किए थे, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे। तो बात करते हैं भारतीय की बात किया, प्रथम भारतीय जो स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल बने थे तो वो थे श्री राजगोपालाचारी जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत बार रिपीट करता है और लगभग ये क्वेश्चन जो है सबको पता होगा। देखते हैं यहाँ पे आपका श्री राजगोपालाचारी जी वर्ष 1948 से 50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। इस पद पर जो है 26 जनवरी 1950 तक रहे और वर्ष 1952 से 54 तक जो है मद्रास के मुख्यमंत्री रहे। तो जैसे आपको पता है कि ये स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ये ध्यान रखिएगा कि 1952 से 54 में ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आपका स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं ने मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ के जो है स्वतंत्र पार्टी का गठन किया। तो ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया, तो आपका श्री राजगोपालाचारी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो प्रथम भारतीय की बात करते हैं तो आपका श्री राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2011 में पूछा है, टीआरई में भी बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है। इधर देखिए 3-4 में पूछा है और आपका टीआरई में तो बहुत बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि औपनिवेशिक काल के दौरान जो है रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली गई। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पे भारत में पहली रेल जो है 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। और बात करते हैं तो औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे के विकास से आयात को बढ़ावा मिला और औद्योगिक विकास में जो है बाधा उत्पन्न हुई। फलस्वरूप जो है भारतीय उद्योगों पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपका टीआरई में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ जो है किया गया। तो किसके साथ किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जमींदारों के साथ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया, तो जमींदारों के साथ। यहाँ पे देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त यानी कि चिर अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली प्रारंभ किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त को जो है चिर अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं तो इसे जो है इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जो है जाना जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त का और क्या क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए इस्तमरारी, और बात करते हैं तो जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी। और इसे भी ध्यान रखिएगा, चिर अस्थाई बंदोबस्त जो है किसे कहते हैं, तो अस्थाई बंदोबस्त को ही कहते हैं। बात करते हैं तो यह व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू था। तो कहाँ कहाँ पे लागू था, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो है समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग जो है 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया था। यानी कि जो जमींदार थे उनको एक नए जमीन का जो है भूस्वामी घोषित कर दिया गया था, जिसे जो है भूमि लगान का 11 में से 10 बटा भाग जो है कंपनी को देना था और 11 में से 1 भाग जो है आपको अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार जो है छोटे पूंजीपति
थे। तो ध्यान रखिएगा कि इसके तहत जो है जमींदार थे उनकी भूमि के लगान के तौर पे जो है क्या किया जाता था कि 11 में से 10 भाग जो है आपको कंपनी को दे देना था, और बाकी बात करते हैं तो 11 में से 1 भाग जो है खुद के पास खुद के सेवाओं के लिए रखना होता था। तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किसने बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो वही देखिए, चिर अस्थायी मतलब अस्थायी बंदोबस्त का, तो किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में परमानेंट जो है सेटलमेंट लागू का क्या कारण था। करने का कारण था, यानी कि आपका परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि अस्थायी बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बोला है। तो क्या कारण था, तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का जो है राजस्व निर्णय करना ही कारण था बिहार में जो है लागू करने का। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पे 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की। कब बात करते हैं तो 1790 में। यह व्यवस्था जो है 1793 में अस्थाई बंदोबस्त जो है अस्थाई कर दी गई, जिसे अस्थाई बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट कहा गया। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का कारण जो था आपका जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करना तथा मूल कारण जो है कंपनी के लिए भू राजस्व का एक निश्चित राशि तय करना कारण था। कहाँ पे, तो बंगाल जो है आपका बिहार में जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था उसका यही कारण था। तो एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है। जो एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपको बताया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि टीआरई का एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि एग्जाम नहीं होगा, और देख लीजिए एग्जाम जो है आपका होगा। तो इसलिए दूसरे के बातों में नहीं आना चाहिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो कहाँ लागू की गई थी, मद्रास में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त, इस सबसे क्वेश्चन जो है आपका बहुत बार रिपीट करता है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जो है 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे किया गया था, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में और तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में किया गया था। इसके बाद जो है यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। बात करते हैं तो थॉमस मुनरो का संबंध जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। वर्ष 1809 में थॉमस मुनरो ने इसे कुछ क्षेत्र में लागू किया। 1820 में मद्रास का जो है गवर्नर बनने के बाद इसे मद्रास में भी लागू किया गया। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो देखिए आपका सर्वप्रथम पूछे कि कहाँ लागू किया गया। सर्वप्रथम पूछे तो आप मद्रास प्रेसिडेंसी में किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कब किया गया, तो 1792 में। बात करते हैं आपका, फिर उसके बाद आपका जो है यह व्यवस्था जो है बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो ने कहाँ लागू किया, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है मद्रास के क्षेत्र में भी किया था लागू 1820 ईस्वी में। और बात करते हैं और 1809 में जो है इसने कुछ क्षेत्रों में लागू किया था, और 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने के बाद इसे मद्रास में लागू किया। तो 2 लोग मद्रास में लागू किए थे। पहला पूछे तो अलेक्जेंडर रीड, कब किए थे ये भी ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया। तो यहाँ पे देखिए किसने प्रारंभ किया, तो ई आप इसमें से दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मद्रास में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी पद्धति प्रारंभ किसने की, ये नहीं पूछा आपसे। मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को जो है किसने प्रारंभ किया, तो आपस जो है ऑप्शन में आपका जो है थॉमस मुनरो दिख रहा है, तो आप जो है थॉमस मुनरो को टिक करेंगे। यदि बोला होता कि मद्रास में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया, तो अलेक्जेंडर रीड दिया होता ऑप्शन में, उसको आप टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका कैसे भी बन सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा इधर उधर घुमाता है, बाकी क्वेश्चन जो है आपको रिपीट करके देता है, उसको समझना होता है कि आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो किस में, तो आपका रैयतवाड़ी प्रथा में। रैयतवाड़ी प्रथा में जो है किसान अपनी भूमि का स्वयं मालिक होता है। ये भी आपका रैयतवाड़ी हुआ, महलवाड़ी हुआ, और फिर आपका जो मैंने बताया अभी अस्थाई बंदोबस्त, इस तीनों से क्वेश्चन
किसी ना किसी एक टॉपिक से इस पे से उठा के आपका क्वेश्चन पूछ देता है, चाहे वो बीपीएससी का आपका ये एग्जाम हो पीसीएस लेवल का जो, और या फिर आपका जो है टीआरई का एग्जाम हो, उसमें आपको पूछ देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा आपसे रिपीट करता रहता है और आई होप कि ये टीआरई में भी क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा, हर बार बनता है तो बनेगा इससे क्वेश्चन। देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान जो है स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि रैयतवाड़ी प्रथा क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन में दिया रहेगा किसान स्वयं की भूमि का मालिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें 1885 की बात करते हैं। तो 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट करता है ये टीआरई में। आपका पीआरटी में ये रिपीट किया था क्वेश्चन, जिसने पीआरटी का एग्जाम दिया होगा उसने देखा होगा कि 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो 1885 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसने जो है जमींदारी को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किरायों में बढ़ोतरी की। यह समय जो है किसानों के विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार समय जो है बंगाल सरकार ने क्या किया कि बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 को लागू कर दिया, जिसमें भूमि मालिकों, बात करते हैं जमींदारों की, और किराएदारों के अधिकार को जो है परिभाषित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था आपका किराएदारी अधिनियम? तो बंगाल सरकार के द्वारा। ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जमींदारी द्वारा जो है कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से भी जाना जाता था? तो क्या कहते थे उसे? तो वेथी। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार और अवैध उपकार की बात करते हैं, उपकर, उपहार की तरीके से बात करते हैं कि उपकर को किस नाम से भी जाना जाता था? तो वेथी नाम से जाना जाता था। जो आपके जमींदार थे तो वो किसानों से जो भूमि की मांग करते थे, मतलब भूमि की बोल रहे हैं आपसे, अवैध किसी चीज की मांग करते थे, उसको किस नाम से जाना जाता था? तो वेथी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं यहाँ पे आपका जमींदारों द्वारा कृषक से, यानी कि जो किसान होते थे उनके द्वारा मांगे गए बेगार और अवैध उपकर को वेथी कहा जाता है। यानी कि उनसे जो है अवैध तरीके से कुछ भी मांगा जाता था किसानों से जमींदारों के द्वारा, तो उसे क्या बोलते थे? तो वेथी कहा जाता था। लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा को जो है बेगार कहलाती थी। यानी कि लोगों को बिना मजदूरी दिए उनसे काम करवाते जाते थे और उनको एक भी पैसा कुछ नहीं मिलता था, तो उसे हम क्या कहते थे? तो बेगार कहते थे। और अवैध तरीके से उनसे कुछ मांगा जाता था तो उसे क्या? वेथी कहते थे। तो दोनों क्वेश्चन आपका बन सकता है। अर्थात जो है यह एक प्रकार का जो है अवैतनिक जबरन श्रम होता था। यानी कि उनसे जो है आपका मतलब सही तरीके से उनसे जो है काम नहीं करवाया जाता था, उनसे एक जबरन श्रम करवाया जाता था, यानी कि जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो क्या समाहित थे? क्वेश्चन है कि होम चार्जेस या फिर ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो देखते हैं क्या क्या। तो ब्रिटिश भारतीय अधिकारी को पेंशन समाहित थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ये भी समाहित थे। बात करते हैं तो रेलवे के गार्टेंडे व्यास की बात करते हैं तो ये भी आपके समाहित थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। कौन सा? मतलब उपयुक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। होम चार्जेस या फिर ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य और अन्य भंडार भी शामिल थे तथा रेलवे के निवेशकों को गार्टेन ब्याज की बात करते हैं, ये सभी समाहित थे। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। देखिए 2020 में पूछा है तो आपका टीआरई में भी रिपीट कर सकता है।
इसमें देखिए आपका बम्बई योजना में प्रस्ताव था। तो बम्बई योजना में क्या प्रस्ताव था? तो यहाँ पे देखिए कि आपका जो है तीव्र आर्थिक विकास का दर, तो ये सही है आपका कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का। तो ऑप्शन नंबर ए और आपका सी सही होगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में कि बम्बई योजना जो है क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपका बम्बई योजना जो है 1944 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी बम्बई योजना? तो इसमें जो है भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी बम्बई योजना। कब की गई थी? तो 1944 में। इस योजना के तहत जो है भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। तो क्या कही गई थी? तो आपका जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें तीव्र आर्थिक विकास की बात की गई थी। साथ ही इनमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। इस आधार पे जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। तो देखिए यहाँ पे तीव्र विकास की बात की गई थी और कुछ पूंजीवादी विशेषताओं में जो है परित्याग का बात किया गया था। तो तीव्र आर्थिक विकास की दर की बात की गई थी बम्बई योजना के प्रस्ताव के समय, और आपका जो है पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का किया गया था। तो दोनों आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन रिपीट करेगा, हो सकता है आपका टीआरई में, क्योंकि ये न्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है कि जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिक करिए, आपका रिपीट करेगा ये। जमशेदपुर में लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो आपका जो है SN हल्दर और व्यंकेश चक्रवर्ती, ये दोनों लोग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखते हैं यहाँ पे, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 को हुई थी। डेट एग्जैक्ट ध्यान रखिएगा। इसको जो है सुरेंद्रनाथ हल्दर और व्यंकेश चक्रवर्ती के सहयोग से किया गया था। यह जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ जो है शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिएगा लेबर एसोसिएशन कब शुरू हुआ था और किसके किसके द्वारा? तो सुरेंद्रनाथ हल्दर और व्यंकेश चक्रवर्ती के द्वारा। दोनों लोगों को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कब पारित हुआ? तो 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया था, जिससे जो है कृषकों की भूमि को कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास जो है हस्तांतरित होना जो है समाप्त हो गया। तो क्या किया जाता था इसमें कि जो है आपके जो कृषक होते थे जिनके पास जमीन था और जिनके पास जमीन नहीं था, उनको जो है कुछ जमीन दे दिया जाता था। तो इस जो है अधिनियम के तहत जो है ये आपका प्रथा क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल से टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बस आपसे जो है टीआरई में क्या एग्जाम पूछता है कि आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आप दादा भाई नौरोजी को नॉर्मल सा टिक कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको पता है, पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि उन्हें जो है किस दल से टिकट मिला था? तो उदारवादी दल से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऐसे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो है आपका 1825 से 1917 के बीच में इनकी बात की गई है कि 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर जो है लंदन में सोसाइटी का गठन किया, इंडिया सोसाइटी का गठन किया। कौन? दादा भाई नौरोजी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर आपका लंदन में इंडिया सोसाइटी का गठन किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। दूसरा है कि जिसका कार्य जो है भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। क्या काम था इसका? जो इंडिया सोसाइटी थी उसका भारत में क्या दुख है, क्या दर्द है, भारतीयों की बात को जो है वहां पे रखना था। बात करते हैं तो 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर आपका ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान जो है भारत की आर्थिक
दुर्दशा पर जो है प्रकाश डाला था। तो बात करते हैं तो ये कब चुने गए थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है 1892 में जिन्होंने चुनाव लड़ा था जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से, और ये जो है जीत भी गए थे लिबरल पार्टी से। बात करते हैं उदारवादी दल से, यानी कि हिंदी में उसे उदारवादी दल से बोलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो है इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1865 ईस्वी में आपका WC बनर्जी जी के साथ मिलकर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना जो है स्थापित की गई थी, यानी कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पहले जो है आपका कपड़ा जो है सूती मिल का कपड़ा स्थापित किया गया था कोलकाता में 1818 ईस्वी में। आप ऑप्शन नंबर सी को भी टिक करेंगे, आप सोचेंगे कि ऑप्शन नंबर सी 1854 में आपका बंबई में किया गया था, लेकिन सबसे पहले की अगर बात करते हैं तो 1818 में कोलकाता में किया गया था। इधर ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये पूछा गया आपका टीआरई जुलाई में जो हुआ था आपका टीआरई 3, उसमें ये पूछा गया है, तो 1818 आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, आपका भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है 1818 में कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। हालांकि इस मिल को जो है व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया था। तो बात करते हैं तो कोलकाता में पहली बार खोली गई थी 1818 में, और 1854 की बात करते हैं तो ये जो है आपका बंबई में खोला गया था। अब 1857 से की क्रांति से क्वेश्चन है और बहुत सारा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन बन जाता है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिसंबर जो है आपका 1856 में शामिल किया गया था, और 1857 में जो है आपका ये युद्ध हुआ था। एक तत्कालिक कारण के रूप में जो है ये राइफल भी थी। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पे जो है नवीन एनफील्ड राइफल की बात करते हैं का प्रयोग जो है निश्चय किया। इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इन राइफलों में जो है चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। ये गाय और सुअर की चर्बी जो है लगी होती थी। बात करते हैं तो इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर के भाग को जो है मुंह से काटना पड़ता था। किससे? तो मुंह से काटना पड़ता था, और वहां पे जो है गाय और सुअर की चर्बी लगी रहती थी। तो जनवरी 1857 में बंगाल सेना ने यह अफवाह फैल गया अब बंगाल के सेना में कि जो है इसमें आपके गाय के चर्बी और सुअर के जो है चर्बी मिले हुए हैं इस बंदूक में। यानी कि बात करते हैं तो चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली है। सैनिकों अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। बात करते हैं किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चय प्रयत्न है। इसीलिए जो है, और यह कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो बना था। तो उन लोगों को पता चल गया था कि ये जो राइफल में है गाय और सुअर की चर्बी मिली होती है, तो इसके वजह से सबसे पहले विद्रोह किसने किया था? तो मंगल पांडे जी ने किया था, और उनको फांसी भी दे दिया गया था। तो 1857 से जो है काफी क्वेश्चन बनता है रिपीट करके। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है बस इतना आपका पूछेगा कि कौन सा राइफल है, बाकी एक्सप्लेनेशन पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको पूरी कहानी बताने के लिए एक्सप्लेनेशन बता दिया, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें से आप इसमें कुछ देख पाएंगे। हो सकता है कि आपने पहले से कुछ कहानी पढ़ा हो, तो स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन बन जाता है। तो जब आप थ्योरी पढ़ते हैं इस सारी चीज़ों का, तो आपको पता चलता है कि हाँ कैसे कैसे कोई घटनाएं घटी हैं, तो आपके दिमाग में डायरेक्ट वो चीज़ हिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति जो है प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी जो है कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को जो है छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम जो है बगावत कर दी थी। इन्होंने बोला कि हम चर्बी युक्त जो ये राइफल है उसको यूज नहीं करेंगे। इसी की वजह से विद्रोह हुआ था, और सबसे पहले विद्रोह करने वाले कौन थे? तो मंगल पांडे जी थे।